हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का हमारा मिसलेनियस जीके ऑफ सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2021। तो करंट अफेयर्स दैट इज ऑफ मिसलेनियस पार्ट हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। हम करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं, करंट जीके, इकोनॉमिक जीके एंड मिसलेनियस जीके। तो आज मिसलेनियस जीके होने वाला है क्योंकि करंट जीके और इकोनॉमिक जीके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली आज किस डेट से लेके किस डेट तक की हम बात करने वाले हैं वो है 10th ऑफ जनवरी से लेके 16th ऑफ जनवरी 2021 की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले डेज की बात करेंगे तो डेज में सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को दुनिया भर में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। 10 जनवरी को दुनिया भर में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ल्ड हिंदी दिवस। अब बेसिकली 10 जनवरी को ही ऑर्गेनाइज क्यों होता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975, 10th ऑफ जनवरी 1975 को पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी और जिसको इनोग्रेट किया था हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने इसको इनोग्रेट किया था, दुनिया की पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस। और तब से लेके बेसिकली अभी 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 2006 से वर्ल्ड हिंदी दिवस एक दिन स्टार्ट कर दिया उस 10 जनवरी 1975 की डेट को मार्क करते हुए। तो 10 जनवरी को हिंदी भाषा को दुनिया भर में प्रचलित करने के लिए, ठीक है, हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? 10th ऑफ जनवरी को। उसके बाद देखिए ये वर्ल्ड हिंदी डे था, एक नेशनल हिंदी डे भी होता है। ये कब होता है? ये होता है 14th ऑफ सितंबर को। ये होता है 14th ऑफ सितंबर को। 14 सितंबर को हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, तो नेशनल यूथ डे बच्चों ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को ये बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है ये, ठीक है, क्योंकि विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 12th ऑफ जनवरी। तो 158th बर्थ एनिवर्सरी हम उसकी उनकी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 2021 के अंदर। तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में उनकी बर्थ एनिवर्सरी के चलते हुए इस दिन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल यूथ डे। एंड इस बार नेशनल यूथ डे 2021 का थीम क्या रहा? तो इस बार बच्चों इसका थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग्स। चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ये इस बार इसका थीम था दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि थीम को लेके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, देखिए हमारे जो बेसिकली आर्मी के जो पर्सोनल्स हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हम दिन ऑर्गेनाइज करते हैं। ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 14th ऑफ जनवरी को। 14th ऑफ जनवरी को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब 14th ऑफ जनवरी को हम इसको क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? बिकॉज द फील्ड मार्शल, पहले जनरल थे, बाद में इनको फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी गई, दैट इज कोडेंद्र मडप्पा कैरियप्पा, दैट इज के एम कैरियप्पा। ये पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, ठीक है। वैसे ये सेकंड चीफ थे बट पहले इंडियन थे, पहला इंडियन व्यक्ति जो भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बना हो, ठीक है। दैट इज इन, कब बने थे ये बने थे 15 जनवरी 1949 को। और अब इस दिन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं 14th ऑफ जनवरी, क्योंकि 14th ऑफ जनवरी 1953 को ये रिटायर हो गए थे, ठीक है। तो 14th ऑफ जनवरी इनका रिटायरमेंट डे था, इसी के चलते हुए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। ये हम ऑर्गेनाइज करते हैं 14th ऑफ जनवरी को। अब मैं बात करूं इंडियन आर्मी डे की। इंडियन आर्मी डे की, तो इंडियन आर्मी डे की हम यहाँ पे बात करें तो ये हम ऑर्गेनाइज करते हैं 15th ऑफ जनवरी को, 15 जनवरी को। 15th ऑफ जनवरी 1950
1949, ठीक है। 14 जनवरी 1953 को रिटायर हो गए थे एंड 15 ऑफ जनवरी 1949 को जो के.एम. करियप्पा थे, के.एम. करियप्पा, इन्होंने चार्ज लिया था, यानी कि ये बने थे पहले भारतीय, ठीक है, फर्स्ट इंडियन पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। उससे पहले, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे जनरल सर FRR बूचर, ये इनसे पहले थे। इनसे चार्ज ले लिया था 1949 में, ठीक है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो 47 में जो भारत के कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, वो थे जनरल सर FRR बूचर, जो कि 1949 तक इन्होंने वर्क किया, और 1949 में के.एम. करियप्पा जी बन गए पहले भारतीय पर्सन और दूसरे आज़ाद भारत के आर्मी के चीफ। चलिए, तो 15 ऑफ जनवरी हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन आर्मी डे, और 2021 में भारत ने अपना 73rd इंडियन आर्मी डे ऑर्गेनाइज किया है। 73rd इंडियन आर्मी डे हमने ऑर्गेनाइज किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब बात हो रही है बुक्स की, ठीक है। डेज के बाद हम बढ़ रहे हैं बुक्स की तरफ। अब बुक्स में हमारे पास सबसे पहले जो किताब आती है वो आती है द पॉपुलेशन मिथ। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये किताब बेसिकली भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी साहब ने लिखी है। SY कुरैशी साहब ने इस किताब को लिखा है। तो आप देख सकते हो इस किताब का पोस्टर, ठीक है। SY कुरैशी साहब की ये किताब है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। बेसिकली ये जो किताब है, ये दो बेसिकली जो मिथ हैं, ठीक है, ये उनको ख़त्म करने का काम करती है। कुरैशी साहब ने लिखा है कि लोगों ने एक मिथ फैलाया हुआ है कि इस्लाम इज़ अगेंस्ट द फैमिली प्लानिंग, एंड सेकेंड थिंग इज़ मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ। तो इन दोनों के बारे में जो मिथ्स हैं उन सबको क्लियर करने के लिए ये किताब बेसिकली लिखी है SY कुरैशी साहब ने। चलिए आगे देखते हैं किताब के बारे में, और किताबें देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास मेकिंग ऑफ अ जनरल, अ हिमालयन इको, मेकिंग ऑफ अ जनरल। देखिए ये जो किताब है, ये मेकिंग ऑफ अ जनरल, अ हिमालयन इको, ये लेफ्टिनेंट जनरल हिमालय सिंह जी की किताब है। इन्होंने लिखी है इस किताब को, ठीक है। इन्होंने बेसिकली अपनी लाइफ जर्नी को ही लिखा है कि किस तरह से मणिपुर के एक छोटे से गांव से ये बेसिकली भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंच गए, किस तरह से, ठीक है। इन्होंने इस किताब को लिखा है मेकिंग ऑफ अ जनरल, अ हिमालयन इको। तो ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, और मणिपुर की जो गवर्नर हैं दैट इज़ नजमा हेपतुल्ला जी। तो नजमा हेपतुल्ला जी ने खुद इस किताब को लॉन्च करा है। नजमा हेपतुल्ला जी ने इस किताब को लॉन्च करा है, नजमा हेपतुल्ला, इन्होंने इस किताब को लॉन्च करा है, नजमा हेपतुल्ला। तो ये है हिमालय सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हिमालय सिंह। तो किताब इनके ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अ कॉफी टेबल बुक। ये एक कॉफी टेबल बुक है जिसका नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, ठीक है। तो मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 में इस किताब को बेसिकली रिलीज किया है दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता जी ने। इन्होंने बेसिकली इस किताब को रिलीज़ किया है, एंड इस किताब का बेसिकली जो आइडिया, ठीक है, कि इस किताब को ऐसे लॉन्च होना चाहिए, तो एक फेमस बीजेपी लीडर विजय जोली जी का आइडिया था ये। इसमें बेसिकली मोदी जी ने जो बाहर विदेशों में यात्राएं की हैं, ठीक है, उनके ऊपर उनका क्या बेनिफिट्स हुआ इंडिया को, बेसिकली क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स एंड उसकी पूरी स्टोरीज़ को मिला के इस किताब को बनाया गया है। लगभग मोदी जी के 107 विदेशी यात्राओं की चर्चा इसमें की गई है। 107 ओवरसीज एंड बायलैटरल विजिट्स की बात इसमें की गई है इस किताब के अंदर। तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी ये कॉफ़ी टेबल बुक, इट इज़ मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स की हम बात करते हैं। तो इंडेक्स में हमारे पास आता है दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन कौन से, ठीक है, कौन से देश का पासपोर्ट जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स रिलीज होता है दैट इज़ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हेनले
पासपोर्ट इंडेक्स। एक ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स भी आता है, एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है। तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये हेनले एंड पार्टनर्स यूके बेस्ड, यूके लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है हेनले एंड पार्टनर्स, इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो अभी 2021 में इसको रिलीज किया गया है। बेसिकली कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सारा डाटा देती है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कनाडा में है, 1945 में बना था। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, कनाडा मॉन्ट्रियल में। अब देखते हैं ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का क्या कहता है। तो 2021 में भारत का जो रैंक रहा वो रहा 85, वो रहा 85, ठीक है, आउट ऑफ 110 कंट्रीज, आउट ऑफ 110 कंट्रीज इंडिया का जो रैंक है वो है 85, ठीक है। अब ये रैंकिंग से मतलब क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है, स्कोर ऑफ सॉरी स्कोर ऑफ 58। अब ये 58 स्कोर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 58 कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया भर में जिसमें आपको जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 58 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हो। वीज़ा फ्री होगा या वीज़ा ऑन अराइवल होगा, यानी कि पहले वीज़ा लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। तो यह है भारत। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस इंडेक्स में टॉप किसने करा, तो बेसिकली पिछले साल कई सालों से 2-3 सालों से टॉप यही कंट्री कर रही है, तो है जापान। पहले सिंगापुर था, फिर जापान आगे आ गया, ठीक है। तो जापान यहाँ पे थर्ड टाइम कंटिन्यूसली टॉप कर रहा है इस इंडेक्स के अंदर, यानी कि अगर आपके पास जापानीज पासपोर्ट है तो आप 191 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हो, वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री कर सकते हो अगर आपके पास जापानीज पासपोर्ट है तो यह जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है। उसके बाद सिंगापुर का है दूसरे स्थान पे 190 कंट्रीज, एंड तीसरे नंबर पे आता है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया एंड जर्मनी दोनों ही तीसरे पे हैं, साउथ कोरिया भी और जर्मनी भी, 189 कंट्रीज। उसके बाद सबसे वर्स्ट पासपोर्ट कौन से, यानी कि जैसे इंडिया का रैंक 85 आया था, जापान का फर्स्ट आया था आउट ऑफ 110 कंट्रीज। तो सबसे लास्ट वाले अगर मैं बात करूँ यानी कि 108, 109, 1010, तो ये कंट्रीज जो हैं वो है सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा लास्ट पे रखा गया, ठीक है। सिर्फ 26 देशों में ही वीज़ा फ्री एंट्री होती है। उसके बाद इराक आता है 28, फिर सीरिया आता है 29, ठीक है। अगर आपके पास ये पासपोर्ट है तो दीज आर द वर्स्ट पासपोर्ट्स एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो भारत का रैंक क्या है 85 आउट ऑफ 110 एंड विद अ वीज़ा फ्री स्कोर ऑफ 58। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज फायर पार्क। भारत का पहला फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क। देखिए फायर सर्विसेज को दुनिया भर में भारतवर्ष में और इम्प्रूव करने के लिए, हम फायर सेफ्टी नॉर्म्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने लॉन्च किया भारत का पहला फायर पार्क। कहाँ पे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर, जो कि उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के अंदर बेसिकली यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया, दैट इज अग्निशमन सेवा, ताकि फायर सर्विसेज को और अच्छे वे में इम्प्रूव किया जा सके। तो भारत का पहला फायर पार्क दैट इज इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट हमारे पास है वन प्लैनेट समिट। तो देखिए अभी 4th वन प्लैनेट समिट ऑर्गेनाइज की गई और इसको होस्ट किया फ्रांस ने इसको होस्ट किया अलॉन्ग विद द पार्टनरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटरस जी, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इनॉग्रेशन में। और उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट है दैट इज डेविड मॉलपास, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और यूएन के साथ मिलकर ही इसको वन प्लैनेट समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। और जो फ्रांस के जो हेड ऑफ स्टेट थे दैट इज फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने भी हिस्सा लिया। तो वन प्लैनेट समिट अभी ऑर्गेनाइज की गई, फ्रांस के द्वारा इसको होस्ट किया गया। और इसका थीम क्या रहा, तो दैट इज लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर द नेचर, ये इस बार इसका थीम रहा, दैट इज वन प्लैनेट समिट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रारंभ, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन भारत में चलता आ रहा है काफ़ी समय से, तो उसको और आगे लेके जाने के लिए यहाँ पे समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। इस समिट को बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, DPIIT के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एंड हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने खुद इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया, ठीक है। हमारे जो रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब है उन्होंने खुद इनोग्रेट किया। एंड यहाँ पे एक रीजनल ग्रुप का पार्टिसिपेशन हुआ, डेट इज बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक की अगर मैं बात करूँ, डेट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए, बे ऑफ बंगाल के आसपास बचे हुए 7 देशों का बनाया हुआ एक रीजनल ग्रुप है, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। 7 देशों का बनाया हुआ, ठीक है। 1997 में बनाया गया था, ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। तो बेसिकली ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ है, इनके लीडर्स, ठीक है, इनके हेड ऑफ स्टेट्स, इनके जो फाइनेंशियल हेड ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, इनके मिनिस्टर्स यहाँ पे आए, इस समिट्स में पार्टिसिपेट किया, नए नए आइडियाज़ पे चर्चा हुई, नए नए प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा हुई कि किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से स्टार्टअप्स को और आगे लेके जा सकते हैं हम। तो दैट इज प्रारंभ, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो बिम्स्टेक की बात कर रहे थे हम, बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। बिम्स्टेक के जो 7 कंट्रीज हैं ये कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। यानी कि ये 7 कंट्री बे ऑफ बंगाल के साथ बसे हुए हैं। एंड 1997 में बनाया हुआ, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एंड अभी जो इसकी चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? श्रीलंका के पास है, ठीक है। वो किसके पास है? श्रीलंका इसका चेयरमैन है बिम्स्टेक का, श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब अपॉइंटमेंट्स पे आ रहे हैं हम। तो सादियार जेपरोव, ठीक है, अगर मैंने प्रोनाउंस करने में कुछ गलती की हो तो सॉरी, ठीक है, क्योंकि नाम ही ऐसा भैया। तो किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट, किर्गिस्तान में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे और ये भाई साहब चुनाव जीत गए हैं, ये चुनाव जीत चुके हैं और 28 जनवरी 2021 से ये कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट सादिर जेपरोव। किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसकी जो राजधानी है वो है बिश्केक। एंड यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है सोम, किर्गिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट, बेसिकली ये प्रेसिडेंट थे, दोबारा चुनाव हुए तो दोबारा से यही जीत गए, ठीक है। ये हैं प्रेसिडेंट, इनका नाम है फास्टिन एरचेंज टोवडेरा। तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की अगर मैं बात करूँ, इसकी कैपिटल है बैंगुई एंड करेंसी चलती है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, CFA फ्रैंक। जय शाह बन गए हैं BCCI की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। BCCI टू ICC नए रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली इस कुर्सी पे बैठे हुए थे सौरव गांगुली जी। अब सौरव गांगुली जी की तबीयत खराब हो गई है, बीमार हो गए हैं, तो उनको सर्जरी हुई है अभी। तो उसके चलते हुए यहाँ पर BCCI बोर्ड ने जो सेक्रेटरी हैं BCCI के, डेट इज जय शाह, ही इज़ द सन ऑफ अमित शाह, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जय शाह जी को यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड पे अपॉइंट कर दिया गया है BCCI की तरफ से। यानी कि ये BCCI को ICC पे रिप्रेजेंट करेंगे, टू द ICC। जय शाह ICC बना था 1909 में। नेक्स्ट, अब बढ़ चुके हैं हम ऑबिचुरीज की तरफ, मतलब वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे। तो द फेमस पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर, दैट इज नील शिहान, ठीक है। तो ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया है। तो बहुत ही फेमस राइटर थे ये, ठीक है। इनकी एक फेमस किताब है अ ब्राइट शाइनिंग लाइट, जॉन पॉल वैन एंड अमेरिका इन वियतनाम। सॉरी, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रकाश राव जो कि एक चाय बेचने वाले पर्सन थे, ठीक है, एक चाय बेचने वाले पर्सन। और चाय बेचने के साथ साथ इन्होंने झुग्गी झोपड़ी स्लम में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की, ठीक है, एज अ इनिशिएटिव अंडर द आशा ओ आश्वासना,
आशा ओ आश्वासना के इनिशिएटिव के अंदर इन्होंने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया, ठीक है। पैसा कमाया, बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर बच्चों को शिक्षा देने के लिए उस पैसे को खर्च किया चाय बेच बेच के। तो सन 2000 में इन्होंने अपने इनिशिएटिव चलाया था आशा ओ आश्वासना। तो उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाई। 2019 में इनके बेसिकली इस वर्क को देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा था। इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2019 में। तो ये अब नहीं रहे डी प्रकाश राव साहब ये अब नहीं रहे। कटक उड़ीसा में इन्होंने बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम किया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2021। 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक की हमने बात की है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिसलेनियस करंट अफेयर्स बनते थे उनको मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। करंट जीके और इकोनॉमिक जीके को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मिसलेनियस जीके का पार्ट था हमारा, और सेकेंड वीक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे थर्ड वीक की तरफ नेक्स्ट क्लास में। क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ पोर्टल पे जाइए और एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट जरूर करिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी साथ के साथ होता रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीकली क्विज मिलता है, ठीक है। कुछ भी पे नहीं करना है, जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिखे हुए में दिए गए लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। और उसके साथ साथ अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो आप क्लास का पीडीएफ भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा क्लास में अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप वो भी हमें बता सकते हो। करंट अफेयर्स के चक्कर में, करंट अफेयर्स को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। उसको बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।